नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नागरिकता कानून की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों आणंद और महसाणा में रह रहे हिंदू, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का यह फैसला किया गया है। क्या है नागरिकता अधिनियम 1955 कानून? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए कानून की स्थिति क्या है? कैसे और किसे मिलती है भारत की नागरिकता? इन्हीं सवालों के साथ मुद्दा आपका में आज बात नागरिकता कानून की करेंगे। इससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देश रतन निगम जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। देश रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत मैं देश रतन जी आपसे करूंगा। जिस तरह से ये एक फैसला सरकार का सामने आया है कि 1955 कानून के तहत गुजरात में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम आए थे उनको नागरिकता देने का फैसला किया गया है। 1955 नागरिकता अधिनियम क्या है और इसी कानून के तहत ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता क्यों दी गई? देखिए, 2 व्यवस्थाएं अभी सामने आपको दिखती हैं। एक 1955 का नागरिकता कानून है जो अधिनियम है, दूसरा 2019 का जिसको हम सीएए बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत जो 6 धर्मों के लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को भारत में शरण देना, उनको नागरिकता देना, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके थे जी, उनको देना था। लेकिन वहाँ पे नियम नहीं बने हैं। वहाँ पर 7वां एक्सटेंशन मिला है, कोविड के कारण देरी हुई है और वो देरी अभी है, उसमें लगता कुछ वक्त लगेगा। तो ये नागरिकता जो दी जा रही है 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत दी जा रही है। उसमें 2015 में भी एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन में भी यही सारी चीज़ें थीं उसमें, लेकिन ये भी साफ था कि इनको पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट जो है यहाँ पर, उससे छूट मिलेगी। तो ये उसके तहत दिया जा रहा है। और 1955 के कानून में देखिए सामान्य तरीके से जो नागरिकताएं मिलती हैं, 5-6 उसके बिंदु हैं और उसमें कट ऑफ डेट्स दी हुई हैं। वो देखिए जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक रूप से, और अगर कोई क्षेत्र या देश आपका भारत में शामिल हो जाता है उन आधारों पर। तो जैसे 26/1/1950 से 1/7/1987 तक जो भी भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक रहेगा। 1987 के बाद वो व्यक्ति, उसको नागरिकता मिलेगी और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, उसको अप्लाई करेगा कि नहीं कि उसको ऐसे ही मिल गई। तो उसमें से एक माता पिता को नागरिक होना पड़ेगा, माता पिता में से एक को। दूसरा 3/12/2004 के ये या उसके बाद दोनों अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको नागरिक होना चाहिए, या एक नागरिक हो और दूसरा बच्चे के जन्म के अवैध प्रवासी ना हो, दूसरे बच्चे के जन्म के। और इस तरह के और भी है। और दूसरा जैसे हुआ कि आपको वंश द्वारा कैसे मिलेगा, कि आप किसी परिवार में पैदा हुए हैं, अगर बाहर रह रहे हैं तो आपको वो, लेकिन उसके लिए 7 साल कम से कम आपको भारत में रहना ज़रूरी है जी। और इसी तरह से और भी हैं। जैसे कोई मान लीजिए जैसे सिक्किम आ गया था हमारे देश में, कुछ देश का हिस्सा जुड़ गया, हमारा एक देश हमारे पूरा जुड़ गया, तो भारत नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे लोगों को नागरिकता देता है। तो इस तरह के कुछ 4-5 बिंदु हैं इसमें जिसके तहत नागरिकता मिलती है। इसमें इन्होंने, क्योंकि नियम नहीं बने थे वहाँ पर, तो इन्होंने 2015 का जो संशोधन है उसके तहत इसमें नागरिकता देने का फैसला लिया है, जो आनंद और महसाणा में जो लोग आके बसे हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारे 2014 के पहले के लोग हैं। जी, बिल्कुल। पीके मल्होत्रा जी, आप कैसे देखते हैं, अगर हम बात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए की करें, अभी क्या स्थिति है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 1955 का कानून लागू किया गया है नागरिकता देने के संदर्भ में, आपका क्या कहना है?
मनोज जी, देश रतन जी ने जो नागरिकता के बारे में संवैधानिक प्रावधानों की और सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात की, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। वो प्रावधान एग्जिस्ट करते हैं। जी उससे पहले एक थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हम 1955 के एक्ट को या 2019 में जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके चेंजेस लाई गई, उससे पहले हमें संवैधानिक प्रावधानों को समझना जरूरी है। जी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इस बात का प्रावधान किया गया कि जिस समय हमारा संविधान बना उस समय हमारे देश के नागरिक कौन कौन होंगे। जो लोग यहाँ पाकिस्तान से चेंज शिफ्ट होकर के आए उनकी नागरिकता कैसे रेगुलेट होगी, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता कैसे रेगुलेट होगी, जी जो इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनकी इंडियनशिप के लिए क्या कार्रवाई करनी होगी। ये सारे प्रावधान आर्टिकल 6, 7, 8, 9 और 10 में लिखे गए हैं। आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया कि आगे से भारत की सिटीजनशिप, देश की सिटीजनशिप जो है, नागरिकता को एक्वायर करने के लिए और छोड़ने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी। जी और इस अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया और उसके अंदर रूल बनाए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि क्या क्या कंडीशंस वो लगा सकते हैं। उसके सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, मैं सब सेक्शंस की डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, समय का अभाव है। जी लेकिन 5 और 6 रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि सेक्शन 5 और 6 जो अभी रेलेवेंट हैं वो इस बात का प्रावधान करते हैं कि बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप किस किस को मिल सकती है और बाई नेचुरलाइजेशन किसको बन सकती है। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान वहां रखा गया है जिसका कोई ना कोई भारत से कहीं ना कहीं पीछे संबंध रहा है, जैसा कि देश रतन जी ने अभी एक्सप्लेन किया। जी 6 में नेचुरलाइजेशन की बात आती है। नेचुरलाइजेशन उन लोगों के लिए है जिनका भारत से संबंध नहीं था, लेकिन उनको सिटीजनशिप देने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी, उसके लिए एक शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल सिटीजनशिप एक्ट का, उसकी कंडीशन उनको फुलफिल करनी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है। जी आज आपने जो चर्चा का विषय रखा उसका कारण है जो 31 अक्टूबर को होम मंत्रालय ने गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, अधिसूचना जारी की है, जिसके अंदर आनंद और महसाना में जो लोग इस तरह की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं उसके अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। जी ना ये कहना कि ये नोटिफिकेशन कोई नई चीज लेकर आया है, मैं समझता हूं ये एक बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन होगी। जी इस तरह के नोटिफिकेशन पास्ट में भी इशू होते रहे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 16 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट उसमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को कलेक्टर को डेलीगेट करता है कि कलेक्टर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए देखेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि क्या सिटीजनशिप एक्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जी इस तरह की नोटिफिकेशन पास में भी होती रही हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशन अच्छी हुई हैं, मैं सबका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन रिसेंट पास में 2018 में इसी तरह की नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने इस तरह की अधिसूचना जारी करके छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कलेक्टर्स को इस तरह के अधिकार दिए। जी 1921 में इसी तरह की नोटिफिकेशन इशू करके गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ जिलों के कलेक्टर को इस तरह के अधिकार दिए गए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सरसाइज पावर करेंगे। तो इसमें कोई नया कानून नहीं बनाया गया, केवल कलेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डेलीगेट की गई है कि वो देखें कि ये सारे अगर संविधान के कानून के जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी होती है तो सिटीजनशिप ग्रांट करने का उनको केवल अधिकार दिया गया है। जी अब अगर 2019 के एक्ट की बात करते हैं, जी 2019 का एक्ट पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया, उसका उसमें 2055 के एक्ट का स्कोप को बढ़ाया गया। बढ़ाया इसलिए गया कि जो कंडीशन फुलफिल नहीं भी करती, जो हमारे यहाँ इलीगल माइग्रेंट आ गए और रह रहे हैं क्योंकि उनका रिलीजन के आधार पर परसिक्यूशन हुआ या उनसे डिफरेंशिएशन किया गया या उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके लिए भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने कुछ कंडीशंस को रिलैक्स किया जी क्योंकि उसके अभी तक कानून नहीं बने हैं, रूल्स नहीं बने हैं। समय समय पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सबऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट है वो उसको, सरकार को समय देती रही है कि आप इसके ऊपर रूल बनाइए, वो रूल नहीं बने हैं इसलिए वो कानून लागू नहीं हो पाया। और साथ ही
सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट जो 2009-19 का है, उसकी संवैधानिक वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और मेरा ऐसा मानना है 200 से ज्यादा पेटिशन उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी संवैधानिक वैधता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी विचार कर रही है। जी, विचार कर रही है वो अलग बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसके रूल बन करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई स्टे नहीं है, किसी तरह का कोई आदेश नहीं है तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन हम 2019 के कानून में, जो 2015 का कानून है, उसका कुछ रिलैक्सेशन किया गया जिसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। लेकिन 2015 का जो कानून, जो 1955 का कानून है, उसको लागू करने के लिए आज भी कोई व्यवधान नहीं है। और जो 31 अक्टूबर को नोटिफिकेशन इशू गया, वो इसी तरह के नोटिफिकेशन पास में भी इशू होते रहे हैं और ये केवल कलेक्टर को अधिकार देता है कि सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो कलेक्टर एक्सरसाइज कर सकता है और इस तरह के नोटिफिकेशन पास्ट में भी समय समय पर इशू होते रहे हैं। जी, बिल्कुल। और इसी बात को हम समझना चाह रहे थे देश रतन जी, कि जो 1955 का नागरिकता कानून है और उसके बाद 2019 का जो नागरिकता कानून है, बीच में 2015 में भी कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए, उस अंतर को समझना चाह रहे। तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा, मल्होत्रा जी ने कहा कि जो 1955 का नागरिकता कानून है वो आज भी उसी तरह से ही काम करता है जैसे पहले कर रहा था। लेकिन एक बात, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जो 2019 का नागरिकता कानून है उसको चुनौती दी गई है, उस चुनौती पर आपका क्या कहना है? आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कई सवाल खड़े किए गए हैं उसमें। देखिए मनोज जी, इसमें भारत एक सार्वभौमिक देश है जी, स्वतंत्र देश है, उसको वो अधिकार है किसको नागरिकता दे, किसको नागरिकता ना दे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो संवैधानिक इसको जो चैलेंज मिला है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में वो ज़्यादा टिक पाएगा, मेरा जो अपना निजी राय है। क्योंकि भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र होने के नाते कुछ अधिकार ले सकता है कि किसको नागरिकता दे या ना दे। दूसरा, आप देखें, नेहरू लियाकत पैक्ट भी हुआ था, मेरे ख्याल से 1949 का वो एक्ट है, और उसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति उस पैक्ट के तहत जो आपने हस्ताक्षर किए जिस संधि पे, उसमें आप अपने जो माइनॉरिटीज़ हैं आप उनका ख्याल रखेंगे, उनको वो सारे अधिकार देंगे अपने अपने देश में। भारत ने तो दिए, भारत में तो राष्ट्रपति तक बने, लेकिन वहाँ नहीं बन सकते। वहाँ अधिकार तो छोड़िए, वहाँ पर उनकी प्रताड़ना होती है, अत्याचार होते हैं, हत्याएं होती हैं। जो गैर मुस्लिम लड़कियाँ, जिसमें हिंदू लड़कियाँ ज़्यादा हैं, उनको अगवा किया जाता है, अपहरण करके उनको ज़बरदस्ती शादी की दी जाती है और अपहरणकर्ता को ही कोर्ट ने सुपुर्दगी दे देता है उसके बाद। तो इस तरह का कानून है, तो वो जाएं तो कहाँ जाएं। तो इसलिए ये CAA आया था। और ये कहना कुछ लोगों का कि ये मुसलमानों को भी ऐसा होना चाहिए, देखिए, धर्म के आधार पर वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, धर्म के आधार पर मुसलमानों का अगर वहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर अत्याचार कर रहा है तो ये कानूनी संबंधी मामला हो जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाता है, ये नागरिकता का विषय नहीं बनता। वो उनको अपने देश में उसको निपटना है। भारत ने यही देखा। देखिए, मान लीजिए अफगानिस्तान में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे जैसे वहाँ पर हो रहा था, तालिबान अत्याचार कर रहा था, तो क्या उस आधार पर हम दूसरों को नागरिकता दे दें? लेकिन वो रास्ता उनके लिए फिर भी खुला हुआ है 1955 के कानून के तहत। अगर वो आ जाते हैं तो उनको वो हमारे जितने भी नियम बने हुए 1955 के तहत, उनके तहत उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि ये जो अपवाद बनाया है सरकार ने, और वो भी अत्याचार प्रताड़ना के आधार पर बनाया है कि इसमें मुसलमान को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक लॉ है प्रताड़ना पे आधारित। तो इस्लामिक राष्ट्र में अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे प्रताड़ना करता है तो वो धर्म के आधार पे नहीं मानी जा सकती। ये धर्म के आधार पे बना हुआ है कि वो जाएं तो कहाँ जाएं फिर। तो ये भारत एक उनके लिए प्राकृतिक राष्ट्र हो जाता है कि यहीं पर आते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो आपके देखे जाएं हिंदू जैन हो, सिख हो, तो यहाँ के अलावा इनको और कहीं नहीं मिलता प्रताड़ना के आधार पर, तो ये यहाँ आते हैं। ईसाई इसलिए रखे गए हैं कि उन देशों के मूलतः अगर देखें तो ये किसी समय भारतीय थे। ईसाई, उनका मूलतः 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। लेकिन देश रतन जी, इसमें जो याचिका में जो बात कही गई है, जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं, उसमें यह बात कही गई है कि जो भारत का संविधान है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, धर्मनिरपेक्षता देश में है, और आप एक खास समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, अगर किसी कानून से बाहर रखते हैं तो वो
उस पर सवाल उठता है। देखिए, इसीलिए याचिका में उसका जिक्र किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारा संविधान कहता है, वो भेदभाव किसके लिए कह रहा है? नागरिकों के लिए कह रहा है। जी, नागरिकों के बीच में धर्म, जाति, इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जो नागरिक नहीं है, उनके लिए आप ऐसा कानून बना सकते हैं, हम किसको नागरिकता देंगे। एक बार आपने नागरिकता दे दी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, फिर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिए। हमारा संविधान हमारे नागरिकों की बात करता है, और जो यहाँ बात हो रही है वो प्रताड़ना के आधार पर हो रही है, जिसके कारण जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो गैर मुसलमान, उनको हम यहाँ अपने यहाँ शरण दे रहे हैं, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। तो इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा संविधान जो भेदभाव की बात करता है वो अपने नागरिकों के लिए करता है। नागरिकों के बीच में धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते अपने नागरिकों के लिए। जी, वो सार्वभौमिक अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है भारत का, एक सोवरेन नेशन होने के नाते, कि कौन हमारे यहाँ नागरिकता, किसको हम देंगे, किसको नहीं देंगे, ये अधिकार किसी भी राष्ट्र से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन सकता। जी, वरना क्या होगा कि ये एक सराय बन जाएगा, सारी दुनिया के लोग यहीं आ जाएंगे, ना आप उनको खिला पाएंगे। देखिए, आपको अपने नागरिकों को भी अच्छा भोजन देना है, सब कुछ देना है, तो कुछ तो कंट्रोल रखने पड़ेंगे ना आपको। जी, तो यही सारे कारण है जिस कारण से सीए आया था। और मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए, मेरी जो अपनी निजी राय ये है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, संवैधानिक चैलेंज जो इसको किया गया है, वो टिक पाएगा कोर्ट में। जी। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जैसे एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, लोगों को गुमराह करने की स्थिति पैदा की गई है कि जैसे मुसलमानों को, जो दूसरे देश से अगर मान लीजिए कोई मुसलमान भारत में शरण लेना चाहता है, नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके लिए शायद दरवाजे बंद किए गए हैं। लेकिन 1955 का जो कानून है उसमें वो स्थिति बनी हुई है, जैसे भारत पहले किसी को नागरिकता देता था, उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? उस देखिए, हमारे यहाँ एक जो सामान्य प्रक्रिया है 1955 के तहत, नागरिकता कानून के तहत, वो खुली हुई है सबके लिए। कोई भी विदेश से हमारी जो कंडीशंस हैं 1955 के कानून में, उनको अगर सेटिस्फाई करता है तो उसके तहत उसको अप्लाई करेगा, उसको नागरिकता सोच विचार करके सरकार देगी। उसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक अलग कानून है, उसमें मुसलमान भी आए। अपनी देखा, एक बहुत बड़े सिंगर थे पाकिस्तान के, उनको मिला नागरिकता, मिली, यहाँ पर दी गई है नागरिकता, बहुतों को दी गई है यहाँ पर। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, उसके तहत कोई भी चाहे अप्लाई कर सकता है। सरकार उसकी इंक्वायरी कराएगी, उसके ऊपर अपना सोच विचार करेगी। उस इंक्वायरी के बाद अगर आप पाए जाते हैं कि आपको मिलनी चाहिए, तो सरकार देती है, और बहुत लोगों को दिया है। इसमें एक नागरिकता का जो अवधि है उसको लेकर भी सवाल खड़े किया जाता है कि जो 2019 का सीएए कानून है, उसके तहत 5 वर्ष आपको अगर भारत में रहते हुए हो जाते हैं तो आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि जो 1955 का कानून है या जो और प्रावधान है, उसमें अगर आपको 11 साल कम से कम रहना होता है तब आप आवेदन करते हैं। इन दोनों में ये एक बहुत बड़ा अंतर। उसमें 11 साल उन लोगों के लिए है जो अवैध रूप से हैं। जी, वैसे 7 साल है, कम से कम 7 साल आपको रहना होगा, जिसमें कभी दोनों आपके अभिभावक होंगे, उनको नागरिक होना चाहिए, या दोनों में से एक का होना चाहिए। एक तो 7 साल मैंडेटरी है, दूसरा ऐसे लोग जो कि आ गए हैं हिंदुस्तान में अवैध रूप से, वो अप्लाई करने के लिए तो शरण तो मिलती है उनको। अगर अप्लाई करना है तो 11 साल प्लस 12 महीने जो है, इमीडिएटली अप्लाई करने से पहले 12 महीने उसको होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए जी। तो वो 12 साल का है। देखिए, ये जो कानून बना है 5 साल वाला, ये अपवाद है प्रताड़ना, अत्याचार के आधार पर, और एक ह्यूमैनिटी का, मानवता का जो इसमें भाव है उसको लेके, कि वो लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं वहाँ पर, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, जिनके बच्चे उठा लिए जाते हैं, उनकी जबरन शादी करा दी जाती है, क्योंकि वहाँ की न्याय व्यवस्था उनका रक्षण भी नहीं करती, और उन्हीं को, इस अपहरणकर्ता को ही उस बच्ची को सौंप दिया जाता है, तो वो जाएं तो कहाँ जाएं। इस अपवाद को देखते हुए, देखिए, ये हवा में कानून नहीं बना है, आंकड़ों के आधार पर बना है कि जो वहाँ पर हो रहा था। अफगानिस्तान में देखिए सिख कैसे निकले, गुरु ग्रंथ साहब सर पे लेके हमारे देश ने उनको पूरा स्वागत किया, उनको यहाँ पर लाए और जहाज़ भेज के मंगवाया गया उनको। तो जैसे ये हुआ, और हिंदू लोग जो कुछ बॉर्डर क्रॉस करके चुपचाप चले आते हैं, भाग के आते हैं,
जिनकी बच्चियां उठा ली गई। बिल्कुल, और ये तो एक फैक्ट है, बिल्कुल सच है, दुनिया के सामने सच है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनी, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, वो आंकड़े बताते हैं, तस्वीर पेश करती हैं। जी बिल्कुल, आबादी जिस तेजी से घटी है, कहाँ गए सारे हिंदू? वही अगर पूछते सिखों की हैं, बात कोई की जाए, उसका जवाब किसी के जी, पास नहीं है कि कहाँ गए वो। और जाहिर तौर पर उस ऐतिहासिक साक्ष्य को भी भारत सरकार ने सामने रखा, जो लियाकत और नेहरू जी के बीच में समझौता हुआ था कि जो भारत के लोग वहां पर हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, उन सबका भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई? मेरे साथ इस समय भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव राज भार्गव जी जुड़े हुए हैं। राज भार्गव जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, 1955 का नागरिकता कानून के तहत गुजरात के 2 जिलों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई आए थे, उनको नागरिकता दी गई है। और 2019 का सीएए कानून, इसको आप कैसे देखते हैं? इन दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं? जहां तक मेरी समझ में बात आती है, इसके 2 पहलू हैं, परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। जी, अगर इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि ये जो विधि चल रही है, हमारे आसपास के जो मुस्लिम के देश हैं, उनके अंदर इस तरह की बातचीत चल रही है, तो ये लाजमी है कि भारत सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे उन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन इत्यादि जो भाई हैं वहां पर बसे हुए, जिनको कि प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन और डिटर्मिनेशन ठीक से नहीं मिलता, तो उनके लिए कोई ना कोई प्रावधान करने की आवश्यकता थी। 1955 की स्थिति फर्क थी। उस समय भारत में इतनी आबादी नहीं थी, इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, और सोच भी हमारा इतना नहीं था कि हमारे पड़ोसी देश हमारे ऊपर इस प्रकार से दृष्टि रखेंगे जैसे आज रखते हैं। जी, तो उस समय जो भी भारत में आए, उनको हमने कानून के जरिए, जैसे मेरे साथी प्रवक्ता ने बताया, उनको यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने की इजाजत दे दी गई। ये एक बहुत ही सही और सरल तरीका था, जिससे कि बाहर से आने वाले वो जितने भी व्यक्ति थे जिनको प्रोसिक्यूशन किया जा रहा था, उनको यहाँ पर हमने रहने का मौका दिया और भारत से सिटीजनशिप दिया। तो मेरी निगाह में ये 1955 का जो कानून है, एक बहुत ही अहम कानून है, और इससे उन सभी निवासियों को, भारतीय मूल के निवासियों को बिना रोक टोक के सिटीजनशिप देनी चाहिए, जिससे कि जो उनकी दिक्कतें विदेश में आ रही थी वो दूर हो सके। जी। भार्गव जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो 2019 का सीएए कानून है, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट उसे सुनवाई कर रहा है, लेकिन मैं आपसे उस याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, जो मुद्दा उठाया गया है कि ये कानून जो है, 2019 का अधिनियम जो है, वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, कोई भी कानून ऐसा बनता है जिसमें कोई रिलीजियस माइनॉरिटी को अलग कर दिया जाता है, जी, तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी ये हमेशा विचार करती है कि शायद आज नहीं तो कल हमारे संग भेदभाव किया जाएगा, और इसी को सोच के जितनी जो लोगों ने सीए के खिलाफ और उसके विरुद्ध जो एजिटेशन किया, वो इसी सोच का विचार है कि आज नहीं तो शायद कल ये हमारे ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। अब ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे नेताओं के लिए ये आवश्यक है कि जो भारत में इतने सालों से रह रहे हैं मुसलमान, उनको पूरा आश्वासन हो कि इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है कि उनमें से किसी पर कोई अत्याचार हो या उनके संग भेदभाव हो। जब ये फीलिंग उनके मन पे चली जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो विचार उन्होंने करा था एजिटेशन करने का, वो धीरे धीरे दूर होगा। और जैसे समय बीतता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि कई लोगों की जो विचारधारा इसके विपरीत थी, वो अब उसके पक्ष में जा रही है, और इस प्रकार दोबारा एजिटेशन होने की संभावना बहुत कम है। जी। मल्होत्रा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देश के सामने घुसपैठियों की समस्या भी एक बहुत बड़ी है। आते घुसपैठिए के रूप में हैं, फिर भारत के नागरिक बनने की भी कोशिश करते हैं। एक बड़ा मुद्दा यह भी देश के सामने रहा है। जाहिर तौर पे भारत की नागरिकता को लेकर अपना एक संवैधानिक प्रावधान है 1955 का। 2019 में संसद ने जो कानून बनाया वो भी देश के सामने है। लेकिन इस तरह के मजहब के नाम पे सवाल उठाना,
इस्लाम के नाम पे सवाल उठाना किसी भी अधिनियम को लेकर, इसे आप कितना उचित मानते हैं? किस नजरिए से आप देखते हैं? मनोज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। लेकिन जैसा कि दोनों विद्वान वक्ता अभी बता रहे थे और अपने विचार रख रहे थे, जो 2019 का एक्ट पास करके एक 1955 के एक्ट में अपवाद क्रिएट किया गया, एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई, उसका मेन कारण यही था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहे थे, उन पर प्रताड़ना हो रही थी। हम एक सेकुलर देश होने के नाते, क्योंकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में उनका जो रिलीजन है वो ऑफिशियल रिलीजन इज मुस्लिम ओनली, तो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी जितनी भी कम्युनिटीज थी उन सबके रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपवाद क्रिएट किया गया कि वो व्यक्ति अगर इस वजह से हमारे देश में आया है कि उसके लिए धर्म के आधार पर उसकी प्रताड़ना हुई है, तो हम एज ए देश, एज ए सेकुलर कंट्री उसके अधिकारों का प्रोटेक्शन करेंगे। अगर इस एक्सेप्शन को ठीक तरह से जनता के सामने रखा जाता तो जिस तरह का विरोध आया और जिस तरह का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, शायद उसको अपवाद, उसको बचाया जा सकता था। शायद वो जनता के सामने उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया तो इस तरह का एक इशू खड़ा हो गया और इतनी सारी पेटिशन फाइल हुई। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर विचार करके इसको बताएगी कि ये संवैध है कि नहीं है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, सरकार की मंशा बहुत क्लियर थी कि 2019 में जो हम अपवाद क्रिएट कर रहे हैं, वो अपवाद, जो स्थितियां अब डेवलप हुई हैं और इन 3 कंट्रीज के अंदर जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज की प्रताड़ना होती है, एक सेकुलर स्टेट होने की वजह से हमारा एक ह्यूमन राइट के हिसाब से हमारा एक ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करें। तो मैं समझता हूं उस ध्यान से ये एक राइट स्टेप था जो सरकार ने लिया, और आप सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेती है, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।